अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज की कहानी बदरूहों की चट्टान, तीसरा हिस्सा। काशान शहर पहुंचकर मारिया ने माशान को जमीन पर उतार दिया। माशान जमीन पर उतरते ही नजर आने लगा। उसने मारिया से कहा, मेरी बहन की कब्र शहर के कब्रिस्तान में है और मेरी जासूस ने मुझे बताया था कि कब्र के कतबे पर मागी का नाम लिखा हुआ है, मगर वो नाम चीनी जुबान में लिखा है। मैं चीनी जुबान पढ़ नहीं सकता। मारिया ने कहा, मैं पढ़ लूंगी, तुम कब्रिस्तान की तरफ चलो। किसी शहर के कब्रिस्तान को तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। चुनाचे माशान ने भी शहर के बाहर चलते चलते एक जगह कुछ कब्रें चांदनी रात में देखीं। ये चीनी कब्रिस्तान था। उसने कहा, मारिया बहन, जरूर यही वो कब्रिस्तान है जहां मेरी बहन मागी की कब्र है। आओ उससे तलाश करते हैं। मारिया और माशान कब्रिस्तान में घूम फिरकर मागी की कब्र ढूंढने लगे। वहां कई कब्रें थीं, कुछ नई कुछ पुरानी, कुछ कब्रें टूट गई थीं। आखिर काशान एक कब्र को ढूंढने में कामयाब हो गया। उस कब्र पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था। मारिया ने उस नाम को पढ़कर कहा, माशान, यही तेरी छोटी बहन की कब्र है, इसके कतबे पर मागी लिखा है। माशान उदास हो गया। उसने झुककर कब्र को बोसा दिया, फिर आंखों पर हाथ रखकर आंसू बहाने लगा। मारिया खामोश उसके पास खड़ी रही। वो चाहती थी कि माशान अपनी बहन के गम के गुबार को हल्का कर ले। जब माशान का दिल हल्का हुआ तो उसने आंसू पहुंचे और बोला, मारिया बहन, क्या तुम यहाँ मौजूद हो? मारिया ने कहा, हाँ माशान भाई, मैं तुम्हारे करीब ही हूँ। माशान ने आंसू खुश्क करते हुए कहा, मुझे अपनी छोटी बहन बहुत प्यारी थी। 2 रोज बाद उसकी शादी होने वाली थी, मगर खुदा को यही मंजूर था। फिर आह भरकर उसने अपनी बहन की कब्र पर लगे हुए पत्थर के कतबे को देखा और बोला, अब मैं चाहता हूँ कि अपनी बहन की रूह से बात करूँ। ये भी उसकी ख्वाहिश थी और अब मेरी भी ख्वाहिश है। चांदनी रात भी है, तुम मेरे पास ही रहना मारिया बहन। मुझे मुकद्दस किताब के श्लोक याद हैं। रात जा रही है, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। मारिया ने कहा, तुम इत्मीनान से श्लोक पढ़ो, मैं तुम्हारे पास से कहीं नहीं जाऊंगी। माशान बोला, अगर मेरी बहन की रूह ने तुम्हारे बारे में पूछा तो उसे बता दूंगा कि ये मेरी बहन मारिया है और किसी वजह से दिखाई नहीं देती। क्या तुम मुझे इतना कहने की इजाजत देती हो? मारिया ने कहा कि तुम्हें मेरी तरफ से ये कहने की इजाजत है। माशान ने कब्र की एक तरफ जगह साफ की और वहां बैठकर मुकद्दस किताब के श्लोक पढ़ने लगा। वो एक एक श्लोक बड़ी तसल्ली और तवज्जो से पढ़ रहा था। जब उसने पूरे श्लोक पढ़ लिए तो उसने कब्र पर फूंक मारी और कहा, मेरी प्यारी बहन मागी, मैंने तेरे कहने के मुताबिक श्लोक पढ़ दिए हैं। अब तू कब्र में से रूह की शक्ल में आकर मुझसे बातें कर। मारिया और माशान बड़े गौर से कब्र को तक रहे थे, जो चांदनी रात में बड़ी पुरस्कार लग रही थी। कब्र में से कोई रूह ना निकली। माशान ने अपनी बहन की रूह को 6-7 बार आवाज दी। हर बार फूंक मारी, मगर माशान की बहन मागी की रूह बाहर ना आई। मारिया ने कहा, तुमने श्लोक पूरे पढ़े थे? हाँ, माशान ने कहा। जितनी बार मागी ने मुझे कहा था मैंने उतनी ही बार श्लोक पढ़े थे, फिर उसकी रूह बाहर क्यों नहीं आई? मारिया ने ताज्जुब से कहा। माशान ने ठंडा सांस भरकर मायूसी से कहा, मालूम होता है मेरी बहन की रूह जन्नत में बहुत दूर निकल गई है। मारिया के जहन में ख्याल आया। उसने माशान से कहा, माशान तुम यहीं बैठना, मैं जरा कब्र के अंदर जाकर देखती हूँ। मारिया एक लम्हे में कब्र के अंदर उतर गई। वो ये देखकर दंग रह गई कि कब्र खाली पड़ी थी, कब्र में कोई लाश नहीं थी। मारिया तेजी से कब्र से बाहर आ गई और माशान से कहा, माशान, कब्र में तो कोई लाश नहीं है, फिर रूह कहाँ से आएगी? माशान तो ये सुनकर अपनी जगह पर हिल गया। उसे मारिया के बात का एतबार नहीं आ रहा था। उसने कहा, मारिया बहन, क्या तुमने कब्र में अच्छी तरह से देखा था? मारिया बोली, ये तुम मुझे कह रहे हो? तुमको शक है तो कब्र खोलकर देख लो। ठहरो, मैं कब्र को खोले देती हूँ। और मारिया ने बड़ी तेजी से अपनी ताकत से काम लेते हुए कब्र की मिट्टी हटानी शुरू कर दी। देखते देखते कब्र खुल गई। माशान ने कब्र में झांक कर देखा, वहां उसकी बहन की लाश नहीं थी। वो कब्र में उतर गया। चांदनी में कब्र बिल्कुल खाली थी। किसी लाश की हड्डी तक वहां नहीं मिल रही थी। अब तो माशान को हैरत भी हुई और खुशी भी। खुशी इसलिए कि हो सकता है कि उसकी बहन जिंदा हो। वो कब्र से बाहर आ गया। उसने कहा, मारिया बहन, इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरी बहन को उन्होंने या तो किसी दूसरी जगह दफन किया है या लोगों को धोखा देने के लिए कब्र के कतबे पर मेरी बहन का नाम मागी लिख दिया है, और या फिर उसे दरिया में डुबो दिया गया है। मारिया बोली, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बहन जिंदा हो। माशान जिस तरफ से मारिया की आवाज आई थी उस तरफ देखता रह गया। ठीक उस वक्त जैसे किसी गैबी आवाज ने उसके कान में सरगोशी की कि तुम्हारी बहन जिंदा है, साथ ही उस पर मायूसी ने हमला कर दिया और उसने सर झुका दिया। फिर कहने लगा, मारिया बहन, दिल में कोई कह रहा है कि मेरी बहन जिंदा है, मगर सोचता हूं कि मेरी बहन इतनी दूर बड़े ही खतरनाक और जुराइम पेशा लोगों के पास थी, वो कहाँ जिंदा रही होगी। मारिया ने कहा, माशान, जिंदगी और मौत सिर्फ खुदा के हाथ में है। अगर खुदा की मर्जी ये है कि तुम्हारी बहन मागी जिंदा रहे तो वो हर हालत में जिंदा रहेगी। माशान कहने लगा, अगर वो जिंदा है तो कहाँ होगी? मारिया ने जवाब दिया, इसका सुराग लगाना होगा। इसके लिए हमें जासूसी करनी होगी। ये कोई बड़ा ही खतरनाक और खुफिया किस्म का गिरोह है।
जिनकी सरगर्मियां इंतहाई नाकाबिले यकीन और इंसानियत सोज हैं, उनका सुराग लगाना आसान काम नहीं, मगर हम कोशिश जरूर करेंगे। माशान और मारिया चलते हुए कब्रिस्तान में बनी हुई पत्थर की एक छतरी के नीचे आ गए। ये पत्थर की स्याह छतरी एक कब्र के ऊपर बनी थी। कब्र पर जंगली घास के खोशे उगे हुए थे। मारिया ने कहा, हम कब्र को खुला ही छोड़ आए हैं, यह हमने गलत काम किया है। ठहरो, मैं कब्र को फिर से बंद करके आती हूँ। मारिया तेजी से कब्र की तरफ चली गई। उसने जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। उसके पीछे माशान चांदनी रात में स्याह छतरी वाली कब्र के पास चुपचाप बैठा सोच रहा था कि मेरी प्यारी बहन अगर जिंदा है तो कहाँ होगी। अपनी बहन की कब्र खाली देखकर उसे खुशी हुई थी और दिल में ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि मागी जिंदा होगी और अगर वो जिंदा है तो उसे जरूर तलाश करेगी। उसके इर्द गिर्द कब्रिस्तान में खामोशी थी। कब्रिस्तान में खामोशी नहीं होगी तो और कहाँ होगी भला। बाहर से भी किसी जानवर के बोलने या बैलगाड़ी के चलने की आवाज नहीं आ रही थी। आसमान पर चांद चमक रहा था और बरगद के बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर झुक आया था। माशान बेख्याली में छतरी वाली कब्र पर उगी हुई घास की तरफ तक रहा था कि उसे घास में कोई चीज हरकत करती हुई महसूस हुई। उसने गौर से देखा, कब्र की घास में से एक जगह मिट्टी इधर उधर हट रही थी। माशान तेजी से उठा और एक तरफ हटकर बैठ गया। मारिया ने मागी की कब्र पर से फिर से कतवा लगाया, कब्र पर घास फूस और खुश्क पत्ते डाल दिए। जब वो वापस छतरी वाली कब्र के पास आई तो देखा कि माशान वहां नहीं है। वो उसे आवाज देने ही लगी थी कि माशान उसे कब्र के पीछे एक झाड़ी की ओट में बैठा नजर आ गया। वो उसके पास आकर बोली, तुम यहाँ क्यों छुपे हुए हो? माशान ने आहिस्ता से कहा, मारिया बहन, कब्र की मिट्टी ऊपर से हट रही है। मारिया को ताज्जुब हुआ। उसने सरगोशी में कहा, यहां से उठकर पीछे उस बड़े दरख्त के पास चलो। मारिया ने माशान को साथ लिया और कब्र से दूर एक बड़े दरख्त के पीछे बिठा दिया और कहा, तुम इसी जगह छुपे रहो, मैं देखती हूँ कब्र की मिट्टी कहाँ से हट रही है। ये कहकर मारिया तेजी से छतरी वाली कब्र के पास आ गई। वो एक दो कदम पीछे हटकर गौर से कब्र को तकने लगी। चांदनी में कब्र बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। कब्र के दरमियान से वाकई मिट्टी इधर उधर हट रही थी। फिर कब्र के अंदर से बांस का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकल आया। बांस का टुकड़ा थोड़ी देर अपनी जगह पर साकित रहा, फिर दाएं बाएं घूम गया। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे कोई कब्र के अंदर बैठा बांस के सुराख की मदद से बाहर देख रहा है कि कब्रिस्तान में कोई दूसरा आदमी तो नहीं है। मारिया जमीन पर से उठकर फिजा में बुलंद हुई और कब्र के ऊपर आ गई। बांस का टुकड़ा फौरन कब्र के अंदर चला गया। मारिया को शक हुआ कि कहीं कब्र के अंदर बांस की मदद से किसी ने उसे देख तो नहीं लिया। वो फिजा में थोड़ा नीचे आ गई। अब वो कब्र के ऐन ऊपर कोई 4 फुट बुलंद थी। उसकी नजरें कब्र पर जमी हुई थीं। अचानक कब्र में एक तरफ से खिड़की खुल गई। ये खिड़की मिट्टी में छुपी हुई थी। खिड़की खुली तो उसके अंदर से एक नाटे कद का आदमी निकला जिसके हाथ में लंबी तलवार थी। वो कब्र के एक तरफ होकर बैठ गया और कब्रिस्तान के पुराने दरवाजे की तरफ देखने लगा। चांद अब बरगद के घने दरख्तों के पीछे हो गया था और कब्रिस्तान में अंधेरा छा गया था। मारिया लपक कर माशान के पास गई कि कहीं वो घबरा ना जाए। उसके कान में सरगोशी करके उसे बताया कि एक आदमी कब्र के अंदर से निकलकर कब्र के एक तरफ बैठ गया है और कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ तक रहा है। तुम घबराना नहीं, यहाँ कोई पुरस्कार बात होने वाली है, मैं पता करके आती हूँ। मारिया ये कहकर वापस कब्र के पास आ गई। माशान ने अपने आप को दरख्तों के पीछे झाड़ियों में अच्छी तरह से छुपा लिया। उसने कब्र से एक आदमी को निकलकर कब्र की एक तरफ बैठते देख लिया और वाकई डर रहा था कि ये कोई भूत तो नहीं है। मारिया के बताने से उसका खौफ दूर हो गया। अब वो बड़ी दिलचस्पी से देखने लगा कि आदमी कब्र से कैसे बाहर निकला और बाहर निकलकर यहाँ बैठक किसका इंतजार कर रहा है और कब्र के अंदर क्या है। मारिया भी इस मुअम्मे को हल करना चाहती थी। वो लपक कर कब्रिस्तान के पुराने दरवाजे की तरफ गई कि देखना चाहिए वहां क्या है जो ये आदमी उस तरफ अंधेरे में घूर रहा है। कब्रिस्तान का दरवाजा पुराना चीनी तर्ज का दरवाजा था जिसकी छोटी सी ड्योढ़ी भी थी। उस ड्योढ़ी में मारिया ने 2 सायों को दाखिल होते देखा। उन्होंने एक चारपाई उठा रखी थी। मारिया ने झुककर देखा। चारपाई पर एक लड़की लेटी हुई थी जो या तो बेहोश थी या सो रही थी, क्योंकि मारिया ने उसके दिल को धड़कते देख लिया था। लड़की ने दुल्हनों जैसे चमकीले रेशमी कपड़े पहन रखे थे। गले में सोने का हार और हाथों में सोने की अंगूठियां थीं। सर में अफशा छिड़की हुई थी। ये दोनों आदमी दुल्हन की चारपाई को कब्र के पास ले आए। चारपाई उन्होंने कब्र के पास रख दी। कब्र के बाहर बैठे तलवार वाले आदमी ने पूछा, इसकी नकली कब्र बना दी थी? चारपाई वाले आदमी ने कहा, हाँ, उस पर कतवा भी इसके नाम का लगा दिया था। अब कोई ये नहीं कह सकेगा कि इस लड़की की कब्र नहीं है। नाटे कद के तलवार वाले आदमी ने कहा, चलो अभी से नीचे ले चलो, ली तोंग तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? दूसरे आदमी ने कहा, बड़ी मुश्किल से दुल्हन को वहां से अगवा किया है। इसकी बारात तो बाहर आकर बैठी थी। डोली बिल्कुल तैयार थी। बहुत से लोग वहां थे। नाटे कद के आदमी ने कहा, अब ज्यादा बातें न करो, दुल्हन को लेकर कब्र में आओ और तुम इस चारपाई को कब्रिस्तान के बाहर ले जाकर खड्ड में फेंक आओ, जल्दी करो। पहला आदमी चारपाई को उठाकर कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बेहोश दुल्हन को उन्होंने कब्र की खिड़की के पास जमीन पर डाल दिया था।
मारिया भागकर माशान के पास गई और उसे सारा माजरा सुनाया और कहा, मैं कब्र के अंदर जा रही हूँ ये देखने के लिए कि ये मुअम्मा क्या है और ये लोग दुल्हन को क्यों अगवा करके लाई हैं। जरूर इन्होंने ही तुम्हारी बहन मागी को अगवा किया है, क्योंकि इन्होंने इस दुल्हन की कब्र भी नकली बनाकर ऊपर इसके नाम का कतबा लगा दिया है। तुम इसी जगह रहना, जाना बिल्कुल नहीं। मैं इसी जगह वापिस आऊंगी। मारिया कब्र के पास वापिस आई तो वो लोग कब्र में जा चुके थे और कब्र की खिड़की बंद हो चुकी थी। मगर मारिया बड़ी तेजी से कब्र के अंदर दाखिल हो गई। पहले तो उसे कब्र के अंदर कुछ भी नजर न आया। इस कदर घुप अंधेरा था कि ऐसा अंधेरा मारिया ने पहले कहीं नहीं देखा था। फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में दिखाई देने लगा। उसने देखा कि कब्र के अंदर एक तंग सा रास्ता सुरंग की तरह बना हुआ है। काफी अंदर जाकर सुरंग कुशादा हो गई। फिर वहां रोशनी होने लगी। मारिया आगे गई तो एक दालान आ गया। दालान में सतूनों के साथ लैंप रोशन थे। दालान में सीढ़ियां नीचे जाती थीं। मारिया नीचे गई तो आगे एक खुला कमरा था जिसकी छत पर नीले सितारे बने हुए थे। दरमियान में एक पलंग बिछा था। ये पलंग काले पत्थर का था जिसके ऊपर छत पड़ी थी। पलंग की छत में हीरे जवाहरात के बने हुए अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। पलंग पर अतलस के बिस्तर पर एक इंसानी हड्डियों का ढांचा बिल्कुल सीधा पड़ा था। पलंग के पायों के पास 4 आदमी तलवारें लिए खड़े थे। ये सब के सब जर्द रंग के छोटी आंखों वाले थे। जिस दुल्हन को ये लोग कब्र के अंदर लाए थे वो 2 आदमियों ने उठा रखी थी। दुल्हन अभी तक बेहोश थी। वहां एक दूसरी चारपाई लाई गई। दुल्हन को उस पर लिटा दिया गया। छोटे कद का तलवार वाला आदमी भी वहां आ गया। उसके साथ 2 चीनी औरतें भी थीं। उन औरतों की गर्दनों में खंजर लटक रहे थे। उन्होंने बेहोश दुल्हन को गौर से देखा और सारे हिलाया कि बिल्कुल ठीक है। दीवार में छोटे छोटे दरवाजे बने थे। उन दरवाजों में से 3 आदमी और 3 औरतें निकलकर पलंग के पास आकर खड़ी हो गईं। उनके हाथों में चमकदार खंजर थे। उनमें एक बूढ़ा चीनी भी था जिसकी सफेद मूंछें नीचे लटक रही थीं। उसने आते ही पलंग के गिर्द 7 चक्कर लगाए। लोग पीछे पीछे हट गए थे। फिर उन्होंने बेहोश दुल्हन को उठाकर पलंग पर इंसानी हड्डियों के ढांचे के साथ लिटा दिया। सब लोग पलंग से 4-4 कदम पीछे हट गए। बूढ़े चीनी ने जेब से एक शीशी निकालकर खोल ली। उसमें जर्द रंग भरा हुआ था। बूढ़े चीनी ने जर्द रंग को पलंग के इर्द गिर्द छिड़क दिया और चीनी जुबान में ऊंचे ऊंचे मंत्र पढ़ने लगा। वह साथ साथ पलंग के गिर्द चक्कर भी लगा रहा था। मारिया एक तरफ खड़ी देख रही थी कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। बूढ़े चीनी ने जब पूरे 12 चक्कर लगा लिए तो वो अपने आदमी और औरतों की तरफ देखकर बोला, शहजादा च्योंग की नई दुल्हन आ गई है। इसकी शादी हो गई है। आज शहजादा च्योंग की शादी का दिन है। कल हम दुल्हन को इसके ठिकाने पर पहुंचा देंगे। चलो अब अपनी अपनी जगहों पर चलो। सब औरतें और मर्द दीवारों में बने हुए दरवाजों में दाखिल हो गई। मारिया पलंग की तरफ देख रही थी जहां एक बेकार और मुर्दा इंसानी ढांचे के साथ एक जिंदा बेहोश खूबसूरत लड़की पड़ी थी। वो ये देखने के लिए कि लड़की को होश आ रहा है कि नहीं पलंग की तरफ बढ़ी तो उसे ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने मारिया को जोर से पीछे धकेल दिया हो। मारिया ठिठक गई। उसने एक बार फिर पलंग की तरफ बढ़ने की कोशिश की मगर इस बार भी उसे वैसे ही जोर का झटका लगा और वह पीछे को गिर पड़ी। मारिया समझ गई कि बूढ़े चीनी ने जो पलंग के गिर्द चक्कर लगाए थे और तिलिस्म में जर्द रंग छिड़का था ये उसका असर है। पलंग के गिर्द तिलिस्म का हिसार बना दिया गया है। मारिया ने दीवार के दरवाजों की तरफ देखा। वो ये देखना चाहती थी कि बाकी के लोग कहाँ चले गए हैं। मारिया एक एक दरवाजे से गुजरकर अंदर गई। उसे अंदर कोई आदमी या औरत नजर ना आया। हर कमरे के आगे एक खुली ड्योढ़ी थी जो खाली थी। हर ड्योढ़ी के आगे एक पत्थर की दीवार थी जिसमें एक शगाफ बना हुआ था। मारिया ने हर शगाफ में से अंदर दाखिल होने की कोशिश की मगर हैरानी की बात थी कि वो उसके अंदर दाखिल न हो सकी। शगाफ में अंधेरा था मगर मारिया जब भी उसके अंदर जाने की कोशिश करती उसे वैसे ही जोर का झटका लगता और वो पीछे को गिर पड़ती। इन शगाफों में भी जादू कर दिया गया था। मारिया वापस आ गई। कब्र में से निकलकर वो सीधी माशान के पास पहुंची। माशान कब्रिस्तान में बरगद के दरख्त के पीछे अभी तक झाड़ी में छुपा बैठा था। वो अब कब्रिस्तान से डरने लगा था। मारिया ने जाते ही उसे आवाज दी और कहा, घबराओ नहीं माशान, मैं आ गई हूँ। माशान ने जल्दी से पूछा, मेरी बहन का कुछ पता चला? मारिया ने कहा, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला मगर उम्मीद पैदा हो चुकी है कि उसका सुराग मिल जाएगा। फिर मारिया ने उसे सारी कहानी खोलकर बयान कर दी और कहा, अंदर एक चीनी जादूगर है जिसने यह सारा खतरनाक चक्कर चलाया हुआ है। वो किसी मुर्दा शहजादे के ढांचे के साथ बाहर से अगवा करके लाई हुई दुल्हनों की शादी रचाता है। एक रात दुल्हन शहजादे के मुर्दा ढांचे के पास पड़ी रहती है और दूसरे दिन उसे किसी जगह ठिकाने लगा दिया जाता है। मैं यही पता करने इन लोगों के पीछे पीछे गई थी मगर हर जगह शगाफ में मुझे तिलिस्मी झटका लगा और मैं अंदर दाखिल न हो सकी। माशान बोला, मैंने सुन रखा है कि चीन के जादूगरों का मुकाबला अफ्रीका के जादूगर भी नहीं कर सकते। अगर मेरी बहन किसी चीनी जादूगर के चुंगल में फंस गई है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो यही मशवरा है कि हम इसी जगह से वापस चलते हैं। अगर किस्मत में होगा तो मेरी बहन मुझे मिल जाएगी। मारिया ने माशान को डांट कर कहा, तुम कैसे भाई हो कि बहन को मुसीबत में छोड़कर वापस जा रहे हो? अगर वहां किसी ने तिलिस्म कर रखा है तो क्या हुआ, हम इसका भी कोई ना कोई हल ढूंढ निकालेंगे। मुझे यकीन है माशान, तुम्हारी बहन इन लोगों के पास ही है कहीं।
माशान ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि इन्होंने मेरी बहन को मार दिया हो। मारिया बोली, जब तक तुम अपनी बहन की लाश नहीं देख लेते तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपनी बहन की तलाश, उसकी खोज जारी रखो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? माशान बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मारिया बहन। मेरे दिल में अपनी बहन की मोहब्बत इतनी ही है जितनी कि हर भाई के दिल में होती है। मगर यहाँ चीनी जादूगर है, वो हो सकता है तुमको भी किसी तिलिस्म में गिरफ्तार कर ले। मारिया बोली, देखा जाएगा, लेकिन हम मागी की तलाश जारी रखेंगे। जब तक मैं मागी को ढूंढ नहीं निकालती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। माशान ने कहा, मैं भी अहद करता हूँ कि अपनी बहन को अगर वो जिंदा है तो साथ लिए बगैर यहाँ से वापस अपने वतन नहीं जाऊंगा। मारिया और माशान वहीं बैठ गए। मारिया ने कहा, सबसे पहले हमें यहाँ कोई ऐसी जगह तलाश करना होगी जहां तुम रह सको। माशान ने कहा, यह जगह कोई सराय ही हो सकती है। मेरे पास सोने के कुछ सिक्के अभी तक हैं। मैं शहर की किसी सराय की कोठरी में रह लूंगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा? क्या हम यहाँ के कोतवाल की मदद ना लें? मारिया ने आहिस्ता से कहा, ऐसा करने से तुम्हारी बहन और दुल्हन की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अभी एक रात बाकी है। कल सुबह वो नई दुल्हन को शहजादे की हड्डियों के ढांचे से उठाने आएंगे। मैं तुम्हें किसी सराय में छोड़कर वापस आ जाऊंगी। और वो दोनों कब्रिस्तान से निकलकर शहर में आ गए। शहर सो रहा था, गलियां बाजार सुनसान थे, मगर शहर की सराय में थोड़ी रौनक थी। कुछ मुसाफिर अभी तक बाहर बैठे बातें कर रहे थे। सराय का मालिक कंबल ओढ़े वहीं दीवार से टेक लगाए ऊँग रहा था। माशान ने उसके पास जाकर सलाम किया और कहा, जनाब, हमें रहने के लिए कोठरी मिल जाएगी। सराय के मालिक ने चौंककर माशान की तरफ देखा और बोला, हमसे क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारे साथ कोई दूसरा शख्स भी है? तुम तो मुझे अकेले नजर आ रहे हो। अब माशान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको मारिया का ख्याल आ गया था। जल्दी से बोला, जी नहीं, मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। इस पर मारिया मुस्कुराई, क्योंकि वो तो उसके साथ ही थी, लेकिन सराय का मालिक उसे देख नहीं सकता था। वो उठा और माशान को एक कोठरी खोल दी। कालीन बिछा है, आप यहाँ आराम कर सकते हैं। माशान ने थैली में से चांदी के 2 सिक्के निकालकर सराय के मालिक को दिए। एक सिक्का फर्श पर गिर पड़ा। सराय का मालिक उठाने के लिए झुका तो झट से मारिया ने उसे उठा लिया। चांदी का सिक्का गायब हो गया। सराय का मालिक इधर उधर देखने लगा। अभी तो यहाँ फर्श पर पड़ा था, अब कहाँ चला गया? माशान समझ गया कि यह मारिया की शरारत है। उसके मुंह से निकल गया, शरारत ना करो। सराय के मालिक ने पलटकर माशान की तरफ देखा। कौन शरारत कर रहा है? तुम किससे बात कर रहे थे? मारिया ने जल्दी से सिक्का नीचे फर्श पर रख दिया। माशान ने कहा, मैं आप ही से कह रहा था कि यूं ही शरारत ना करें। ये देखिए, सिक्का फर्श पर पड़ा है। सराय के मालिक ने सिक्का फर्श पर पड़ा देखा तो उठाकर जेब में डाला और हैरत की नजरों से माशान को ऊपर से नीचे देखने लगा। तुम मुझे कोई जादूगर लगते हो, मगर मेरी सराय में जादू नहीं चलेगा तुम्हारा। मैंने बड़े बड़े जादूगरों को यहाँ से भगा दिया है। माशान ने कहा, बाबा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। सिक्का आपको नजर नहीं आ रहा था, वरना तो वो फर्श पर था। सराय का मालिक बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। जब वो चला गया तो मारिया ने कहा, बड़ा बदतमीज है ये शख्स। तुम कहो इसको जरा थोड़ा सा करिश्मा दिखाऊं अपना। माशान ने कहा, नहीं नहीं मारिया बहन, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तुम्हें वापस कब्रिस्तान भी जाना है। मारिया बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब तुम इसी सराय में रहना। मैं तुम्हारी बहन का पूरा सुराग लगाकर ही वापस आऊंगी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, माशान ने कहा। मारिया कोठरी से निकलकर बाहर आई तो देखा कि सराय का मालिक उसी तरह दीवार के साथ लगा कंबल ओढ़े ऊँग रहा है। मारिया को शरारत सूझी। वो उसके करीब जाकर झुक गई और सराय के मालिक के कान में आहिस्ता से कहा, मैं मौत हूं और तुम्हारी रूह निकालने आई हूं। सराय का मालिक घबराकर उठ बैठा। उसका सांस तेज तेज चलने लगा, चेहरा जर्द हो गया। मारिया ने एक बार फिर सरगोशी की, मरने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। सराय का मालिक एकदम से चीख मारकर एक तरफ भाग गया। मारिया वहां से सीधी पुराने चीनी कब्रिस्तान में आ गई। रात ढलने लगी थी। वो उस जमींदोज तय खाने वाले बड़े कमरे में आई जहां पलंग पर बेहोश दुल्हन चीनी शहजादे की हड्डियों के ढांचे के साथ पड़ी थी। वहां कोई और शख्स नहीं था। मारिया पलंग के करीब गई। उसे फिर वही झटका लगा और पीछे को गिरी। मारिया सोच में पड़ गई कि आखिर इस तिलिस्म का क्या इलाज करे। थोड़ी देर बाद बाहर रात गुजर गई और दिन की नीली रोशनी आसमान पर झलकने लगी। मारिया को कदमों की चाप सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। 4 आदमी दीवार के गोल दरवाजों में से निकलकर पलंग की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने लकड़ी का तख्ता उठा रखा था। उनके साथ चीनी जादूगर भी था। लकड़ी का तख्ता पलंग के साथ लगा दिया गया। चीनी जादूगर ने आगे बढ़कर दुल्हन को उठाया, उसे लकड़ी के तख्ते पर डाला और कुछ तिलिस्म पढ़कर बोला, बेवा दुल्हन को ले चलो। और दोनों आदमियों ने तख्ता उठा लिया और बेहोश दुल्हन को लेकर एक दरवाजे में दाखिल हो गए। अब मारिया भी उनके साथ साथ थी। चीनी जादूगर मंत्र पढ़ता आगे आगे जा रहा था। एक जगह सीढ़ियां उतर गई। मारिया ने देखा कि आगे एक सुरंग थी जिसमें एक नहर बह रही थी। चीनी जादूगर ने हाथ का इशारा किया। दुल्हन का तख्ता पानी के ऊपर रखकर छोड़ दिया गया। तख्ता दुल्हन को लेकर पानी में बहने लगा। चीनी जादूगर ने बुलंद आवाज में ऐसे मंत्र पढ़ने शुरू किए जो मारिया की समझ में भी नहीं आ रहे थे। उन्होंने दुल्हन को जैसे रुखसत कर दिया था। मारिया ने उन लोगों को वहीं छोड़ा और सुरंग में दाखिल हो गई।
तख्ते पर सीधी लेटी बेहोश दुल्हन पानी में बही जा रही थी। सुरंग में अंधेरा छा गया। पानी के शोर की हल्की आवाज बुलंद हो रही थी। मारिया तख्ते को देख रही थी। वो उसके साथ साथ चलती गई। काफी आगे जाकर सुरंग में फीकी फीकी रोशनी हो गई। सुरंग एक खुली जगह में आकर खत्म हो गई। पानी एक नदी में गिर गया। दुल्हन का तख्ता भी नदी में आ गया। मारिया ने देखा कि एक कदीम किले का वीरान बाग है जिसकी रविशों पर घास उग रही है। सामने कुछ फासले पर आगे को झुके हुए पुराने महल का फाटक है। फाटक के दरमियान में बहुत बड़े मगरमच्छ का बुत रखा है। इस महल के दरवाजे में से 2 जर्द रंग के चीनी निकले। उन्होंने पीले लंबे कुर्ते पहन रखे थे। उनके हाथों में खंजर थे। वो सीधा नदी पर आए, तख्ते पर से दुल्हन को उठाया और महल के फाटक की तरफ चले। मारिया भी उनके पीछे पीछे चली। वो ये मालूम करना चाहती थी कि ये लोग दुल्हन को कहाँ लिए जा रहे हैं, और जरूरी बात है कि वहां माशान की बहन मागी भी जरूर होगी। दोनों चीनी बेहोश दुल्हन को महल के एक कमरे में ले गए। कमरे में पुराने कालीन बिछे थे। उन पर एक लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। बेहोश दुल्हन को उन्होंने कुर्सी पर बिठा दिया और देखते देखते खंजर से उसके सर के बाल काट डाले। उसका दुल्हन वाला लिबास उतारकर उसे जर्द रंग का एक लंबा कुर्ता पहना दिया। फिर एक चीनी ने दुल्हन के मुंह पर एक फूंक मारी। दुल्हन को होश आ गया। होश में आते ही उसने चीनियों को देखा और कहा, मैं शहजादे लिवतोंग की बेवा हूं। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगी। दोनों चीनी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। एक चीनी ने दुल्हन से कहा, तुम हमारी कनीज हो। हम शहजादे लिवतोंग के भाई हैं। तुम हमारी खिदमत करोगी। दुल्हन बोली, मैं शहजादे की बेवा हूं। मेरा शहजादा मर चुका है। मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी। दूसरे चीनी ने एक तरफ इशारा किया और बोला, कनीज, इस कमरे में पलंग पर तुम्हारी टोपी रखी है। जाकर उसे पहन लो और वापस हमारे पास आओ। दुल्हन अपने आप उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलती कमरे में गई। जब वापस आई तो उसके सर पर मगरमच्छ की खाल की बनी हुई छोटी सी टोपी थी जिस पर मगरमच्छ का छोटा सा सर बना हुआ था। दुल्हन ने कमरे से आते ही हाथ बांधकर दोनों चीनियों के आगे सर झुका दिया और ख्वाब जैसी आवाज में कहा, मैं मगर देवता की दासी हूं। मुझे मगर देवता के पास ले चलो। दोनों चीनियों ने एक दूसरे को देखकर आहिस्ता से सर हिलाया। फिर उन्होंने दुल्हन को साथ लिया और पुराने किले के दरवाजे की तरफ चले। मारिया ये सारा तमाशा देख रही थी। उसने अभी तक इस ड्रामे में कोई दखल नहीं दिया था क्योंकि उसे यकीन था कि ये दुल्हन वहां जा रही है जहां इसे माशान की बहन मागी भी जरूर मिल जाएगी। फाटक की दूसरी तरफ 2 घोड़े बिल्कुल तैयार खड़े थे। चीनियों ने दुल्हन को घोड़े पर बिठाया और घोड़े दौड़ाते जंगल में दरिया के किनारे किनारे रवाना हो गए। मारिया उनके सरों के ऊपर उड़ रही थी। ये घुड़सवार दरिया के किनारे घोड़े दौड़ाते जंगल में दूर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जर्द भूरी चट्टानें साथ साथ उभरी हुई थीं। उन चट्टानों के आगे एक टीले पर मगरमच्छ के बहुत बड़े बुत के साए में एक मंदिर बना हुआ था। घुड़सवार मंदिर के दरवाजे पर रुक गए। उन्होंने दुल्हन को मंदिर के एक कमरे में बिठाया और कहा, मगर देवता की दासी, तुम इस कोठरी में ठहरो। अभी मगर देवता तुम्हें मिलने आएंगे। दुल्हन ने कहा, मुझे मगर देवता पर कुर्बान कर दो। मैं मगर देवता की दासी हूँ। चीनी बोला, अभी मगर देवता आता है, वो तुम्हें ले जाएगा। दुल्हन जमीन पर मगरमच्छ की तरह लेट गई। चीनी कोठरी से निकलकर मंदिर के बरामदे से गुजरकर मंदिर के पुजारी के कमरे में गए। वो चौकी पर रेशमी लिबास पहने बैठा था। एक औरत उसके सर में तेल की मालिश कर रही थी। चीनियों को देखकर पुजारी ने इशारा किया। औरत चली गई। पुजारी तौलिए से माथा पोंछते हुए बोला, तुम मां लेकर आ गई हो या खाली हाथ आए हो? चीनी ने कहा, मगर देवता की दुल्हन दासी लेकर आई हैं। पुजारी के चेहरे पर खबीस किस्म की मुस्कुराहट आ गई। पुजारी ने कमरे में आकर दुल्हन को देखा और कहा, मैं मगर देवता का पुजारी हूं। तुम आज मगर देवता के पास चली जाओगी। दुल्हन उठकर बैठ गई और बोली, मैं मगर देवता की दुल्हन हूं। मुझे मगर देवता पर कुर्बान कर दो। पुजारी बोला, तुम्हें कुर्बान करने के लिए ही लाया गया है। फिर वो चीनियों को दूसरे कमरे में ले गया। वहां जाकर उसने सोने के सिक्कों से भरी हुई 2 थैलियां उन्हें दी। दोनों चीनी बड़े खुश खुश वापस चले गए। अब पुजारी ने ताली बजाई। एक आदमी जिसने सर पर मगरमच्छ के मुंह वाली टोपी पहन रखी थी वहां आ गया। पुजारी ने कहा, एक और दुल्हन आ गई है। एक दुल्हन पहले हमारी कैद में है। कुर्बानी की तैयारी करो। हम थोड़ी देर बाद दोनों दुल्हनों को मगर देवता के नाम पर कुर्बान करेंगे। मगरमच्छ की टोपी वाले आदमी ने सर झुका दिया और बोला, कुर्बानी की तैयारियां शुरू करता हूं। मारिया उस आदमी के पीछे पीछे गई। मंदिर के दरमियान में कुर्बानी की जगह थी। यहाँ एक चबूतरे में आग का कढ़ा था जिसमें आग दहक रही थी। उसके ऊपर एक तेल से भरा हुआ कड़ाव रख दिया गया। 7 आदमी एक तरफ अदब से खड़े हो गए। कड़ाव के पीछे एक मगरमच्छ का बड़ा बुत बना हुआ था। उसका मुंह खुला था। चीनी आदमियों ने ढोल ताशे बजाकर मंत्र गाने शुरू कर दिए। मारिया समझ गई कि दूसरी दुल्हन से मुराद मागी है जो माशान की बहन है। वो भागकर दुल्हन की कोठरी में गई। वहां एक बूढ़ा चीनी पहले से मौजूद था और दुल्हन के बाजों पर काले रंग का धागा बांधते हुए आहिस्ता आहिस्ता से कह रहा था, मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है। मैंने कई मासूम लड़कियों को खबीस मगरमच्छ पर कुर्बान होते देखा है। उन्हें खौलते तेल के कड़ाहे में फेंक दिया गया। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें और दूसरी दुल्हन को यहां से निकालकर तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। मारिया वहीं ठिठक गई। वो इस बूढ़े चीनी के जज्बे हमदर्दी से बड़ी मुतासिर हुई।
दुल्हन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उस पर तो जादू कर दिया गया था। वो बार बार कह रही थी, मुझे मगर देवता पर कुर्बान कर दो, मुझे मगर देवता पर कुर्बान कर दो। इतने में एक जल्लाद किस्म का चीनी वहां दूसरी दुल्हन को भी लेकर आ गया। ये गोरी चिट्टी लड़की थी। इसके सर पर भी मगरमच्छ के मुंह वाली छोटी टोपी थी। माजी ने उसे देखा तो उसे यकीन हो गया कि यही माशान की बहन मागी है। उसकी शक्ल चीनियों जैसी नहीं थी, उसके नक्श ब्राजील की लड़कियों जैसे थे। जल्लाद चीनी ने कहा, बाबा इसे भी मुकद्दस काला धागा बांध दो और जल्दी से तैयार करो। कुर्बानी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रहमदिल चीनी ने दूसरी दुल्हन को रहम भरी नजरों से देखा और बोला, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में इसे भी तैयार कर देता हूँ। मुझे मुकद्दस मंत्र भी पढ़ने हैं। जल्लाद चीनी बोला, मगर जल्दी करो, पुजारी कुर्बानगाह में पहुंचने ही वाला है। जल्लाद चीनी चला गया तो रहमदिल चीनी ने दूसरी दुल्हन की तरफ देखकर कहा, बेटी क्या तुम अपनी जान बचाकर यहां से निकलना चाहती हो? ये लोग तुम्हें खौलते हुए तेल में डाल देंगे। ये तुम्हारे साथ जुल्म होगा। दूसरी दुल्हन ने भी ख्वाब जैसी आवाज में कहा, मैं मगर देवता की दुल्हन हूं, मुझे मगर देवता पर कुर्बान कर दो। रहमदिल चीनी ने मायूसी से सर हिलाया और छत की तरफ देखकर बोला, मेरे खुदा मुझे माफ कर देना। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। इन पर तिलिस्म किया गया है। इस तिलिस्म को मैं तोड़ नहीं सकता। अब मारिया ने अपनी असली आवाज में कहा, बाबा तुम फिक्र न करो, खुदा के हुक्म से मैं इनकी मदद करने यहाँ आई हूँ। मैं इन्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। रहमदिल चीनी ने चौंक कर जिधर से मारिया की आवाज आई थी उधर देखा। तुम कौन हो बेटी? मारिया ने कहा, बाबा मैं भी तुम्हारी बेटी ही हूँ, मगर मैं किसी को नजर नहीं आती। बूढ़ा चीनी बोला, क्या तुम एक रूह हो? मारिया बोली, नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं रूह नहीं हूं, मगर मैं गायब हूं और मेरे पास खुदा की दी हुई बहुत ताकत है। मैं इन दोनों को यहां से निकालने में तुम्हारी मदद करूंगी। बूढ़े चीनी ने कहा, ये तो जाने पर राजी नहीं है, तुम इन्हें कैसे ले जाओगी? इधर वक्त भी थोड़ा है। मारिया बोली, मैं जानती हूँ, मैं देख आई हूं कि कड़ाव में तेल खोलने लगा है, मगर तुम फिक्र न करो। मुझे ये बताओ कि मैं इन्हें लेकर यहां से किस तरफ जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि यहां से काशान शहर को कौन सा रास्ता जाता है। बूढ़ा चीनी बोला, अगर तुम किसी तरह इनको यहां से निकाल सकती हो तो निकाल कर। भूरी चट्टान के मैदान के पार दरिया बहता है। उस दरिया की दूसरी तरफ सुरख पहाड़ में एक गार है। तुम इन दोनों को लेकर उस गार में पहुंच जाओ, मगर ख्याल रखना ये बार बार इधर आने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इन पर मगर देवता के तिलिस्म का असर है। जब तक मैं वहां ना जाऊं तुम इन्हें गार से बाहर मत निकलने देना। दो जल्लाद अंदर आ गए। कुर्बान होने वाली दुल्हनों को लेकर चलो बाबा, कुर्बानी तैयार है। बूढ़ा चीनी हवा में इधर उधर तकने लगा, जैसे मारिया को तलाश कर रहा हो। मारिया दोनों जल्लादों के करीब आ गई। उसने एक जल्लाद की गर्दन पर पीछे की तरफ से जोर से हाथ मारा। मारिया के हाथ की ताकत का अंदाजा सिर्फ जल्लाद ही कर सकता था। वह मुंह के बाल आगे को गिरा और फिर ना उठ सका। दूसरा जल्लाद उसकी तरफ बढ़ा के देखे उसे क्या हो गया है। मारिया ने एक हाथ दूसरे जल्लाद की गर्दन पर भी दे मारा। वो भी पहले जल्लाद के ऊपर गिर पड़ा। दोनों दुल्हनें खामोश खड़ी थीं। बूढ़े चीनी ने घबरा कर कहा, बेटी अब क्या होगा? ये तो मर गई हैं। मारिया ने कहा, बाबा घबराओ नहीं, मैं इन दोनों लड़कियों को यहाँ से सुरख पहाड़ वाले गार में लिए जा रही हूँ। मारिया ने इसके साथ ही दोनों लड़कियों को उठा लिया। बूढ़े चीनी की आंखों के सामने दोनों लड़कियां गायब हो गईं। मारिया दोनों को लेकर कमरे से निकली और फिर मंदिर के सेन में आकर फिजा में बुलंद होकर परवाज कर गई। उसके जाने के बाद बूढ़ा चीनी झुककर दोनों जल्लादों को देख रहा था कि अचानक बड़ा पुजारी 6-7 आदमियों के साथ कमरे में आकर गरजा, तुम इतनी देर किस लिए लगा रहे हो? उसकी नजर जब फर्श पर औंधे पड़े जल्लादों पर पड़ी और उसने देखा कि दोनों लड़कियां भी गायब हैं तो वो गजबनाक होकर बोला, लड़कियां कहाँ हैं? इनको किसने हलाक किया? बूढ़ा चीनी खौफ के मारे लरज उठा। उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। ये एक भयानक मौत थी। उसे खोलते हुए तेल में डाला जाना था। बूढ़े चीनी ने हाथ बांधकर कहा, पुजारी जी मैं बेकसूर हूं। पुजारी जोर से चीखा, दुल्हनें कहाँ हैं? बूढ़ा पुजारी कांप उठा, मैं बेकसूर हूं अजीम पुजारी। पुजारी ने बूढ़े चीनी को गर्दन से पकड़कर झिंझोड़ा और चिल्लाया, इसे कुर्बानगाह पर ले चलो। और पुजारी के आदमियों ने फौरन बूढ़े चीनी को पकड़ लिया और उसे कुर्बानगाह की तरफ घसीटना शुरू कर दिया।